हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो विज्ञान विषय का शिक्षण कैसे हो, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ कोई मुझे टॉपिक नहीं पढ़ाना है कि मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। यहाँ तो हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी विषय का शिक्षण कैसा हो क्लास में, ताकि जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लें और शिक्षण भी रोचक बने, बच्चे आसानी से सीखें, इंटरेस्ट लें। तो थोड़ा सा हम लोग मटेरियल एड पर फोकस करेंगे। उसके पहले जैसे अपनी शिशु मंदिर में मेरी बच्ची भी इसी स्कूल में फोर्थ में पढ़ती है, मैंने उसकी साइंस की बुक देखी। अपनी जो विद्या भारती की साइंस की बुक है उसमें काफी अच्छा मैटर है, प्रत्येक वर्ड की टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। जैसे प्रकाश संश्लेषण है तो उसको कोष्टक में उसका फोटोसिंथेसिस लिखा गया, श्वसन है तो रेस्पिरेशन लिखा गया। एक अच्छा मटेरियल डालने के बाद फिर पीछे एक्सरसाइज है। अपने यहाँ तो अन्य विद्यालयों की बात करें तो देखने में आता है वहां पर कि वहाँ जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, एक चैप्टर स्टार्ट किया, एक्सरसाइज कराई, अगला चैप्टर स्टार्ट। इससे क्या होता है, बच्चे को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होता। जो एक्सरसाइज बेस्ड टीचिंग होती है, हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक एक बिंदु को, हेडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। अगर जैविक क्रियाएं दी हुई हैं, विटल एक्टिविटी दी हुई है, तो हम लोग सारी क्रियाएं की मनुष्य के अंदर कौन कौन सी धारियों में कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं, श्वसन होता है उसको समझाते हैं, श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन इंग्लिश में ही बता दिया, फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण आपने समझा दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन आपने बता दिया। इस तरीके से जब पूरा हम लोग चैप्टर को समझा देते हैं तब फिर एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। अगर बच्चे ने चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो निश्चित तौर पर मोस्टली एक्सरसाइज को खुद सॉल्व कर लेता है, दिमाग में कॉन्सेप्ट भी बन जाता है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती है, किडनी का फंक्शन क्या है। इस तरीके से तमाम जानकारी उसको मिल जाती है। तो एक अब तक की नई शिक्षा नीति आ चुकी है और नई शिक्षा नीति में फोकस किया जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड टीचिंग, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण। तो क्रियाकलाप आधारित शिक्षण केवल साइंस में नहीं है, सभी विषय में, जितने भी आपके विषय हैं उन सारे विषय में हमें कोशिश करनी है कि कोई हम उस चैप्टर से रिलेटेड क्या एक्टिविटी डाल सकते हैं। क्या अगर आप एक्टिविटी डालेंगे, अभी स्टूडेंट को छोटी छोटी क्लास के बच्चे हैं, आप कभी फील्ड में ले आते हैं, प्लांट्स ही दिखा दिए आपने कि बच्चे मेडिसिनल प्लांट्स हैं कि नॉन मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनसे एक औषधि मिलती है, इनसे एक औषधि नहीं मिलती है। तो भी बच्चा क्या होता है, एक तो जब क्लासरूम से बाहर आता है या लैब में पहुंचता है तो थोड़ा सा उसका प्रेशर कम हो जाता है और वो रिलैक्स तरीके से रिफ्रेश होकर सीखने की कोशिश करता है। तो शिक्षण रोचक बना है। अब क्लास में जैसे आज हम आपके यहाँ आने के पहले अपनी क्लास में थे 11th में, जैसे हमारे हाथ में कुछ नहीं था, केवल पहुंचे तो ये 2 टेस्ट ट्यूब हाथ में थी और एक मिरर हाथ में था। जैसे क्लास में पहुंचे तो सारे बच्चों का ध्यान हमारी तरफ कि सर कुछ मटेरियल दिए हैं, आज निश्चित तौर पर कुछ नई चीज बताएंगे। तो कुछ नहीं था, डेली वही टेस्ट ट्यूब है, वो डेली एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई मिरर आप लोग हम लोग सब डेली मिरर को घर में यूज करते हैं। लेकिन जब आप क्लास में पहुंचते हैं तो वहाँ बच्चे का नजरिया कुछ और होता है कि सर कोई मटेरियल लेके आए हैं, ग्लोब लेके आए हैं, हाथ में नक्शा है, पीरियोडिक टेबल है, कुछ भी है, तब कुछ निश्चित तौर पर
हमारे आचार्य जी आज हमको कुछ नया करवाने वाले हैं। इससे क्या होता है कि सारे बच्चों का जो फोकस होता है वो आपकी ओर आ जाता है। जब सारे बच्चों का फोकस आपकी ओर आ जाएगा, सारे बच्चे आपकी ओर कंसंट्रेट हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो आप सब्जेक्ट उनको देने वाले हैं वो आसानी से वो सीखेंगे। उसके दो तरीके हैं। सिंपल का सिद्धांत है, आप मोबाइल की भाषा में कहें, हम आप बैठे हुए हैं, जब हमें फाइल ट्रांसफर करनी होती है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो हम फाइल ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइस को पेयर करना होता है। आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से क्या करते हैं, कनेक्ट करते, पेयर करते हैं डिवाइस। जब डिवाइस पेयर हो जाती है तो यहाँ से हम जो भी अपने सॉफ्टवेयर से आपको भेजेंगे वो आपके सॉफ्टवेयर में पहुंचेगा। हम अपने मोबाइल से जो भी इमेज, सॉन्ग, वीडियो जो भी डालेंगे, अगर आपकी डिवाइस पेयर्ड है तो वो आसानी से आपके सॉफ्टवेयर में पहुंचेगी। पढ़ाई का भी यही सिद्धांत है। आप क्लास में पहुंचते हैं, अगर बच्चे आपके आप से पेयर्ड हो गए, जुड़ गए, तो आप जो मटेरियल डालेंगे, जो आप समझाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनके सॉफ्टवेयर में अंदर पहुंचेगा। बच्चा आपसे पेयर्ड ही नहीं हुआ, हम क्लास में पहुंच चुके हैं, बच्चे का ध्यान कहीं है, किसी तरीके से वो रिलैक्स बैठा हुआ है, कहीं सोच रहा, कितना भी बिजी हो, आपको कुछ ऐसा हम लोगों को करना होता है कि बच्चा आपकी ओर आकर्षित हो और आपके पीरियड का इंतजार करे। मनोज सर का पीरियड आने वाला है, निश्चित तौर पर आपको सीखने को मिलेगा। हमारे थोड़ा सा अब प्रदर्शन का जमाना है, पढ़ाई तो सब करते हैं, पढ़ाई के साथ हम कुछ क्या एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं क्या? कोई ऐसी एक्टिविटी हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने स्कूल के ग्रुप के माध्यम से बच्चों को डाल सकते हैं क्या? उससे क्या लोग देखते हैं, हम कुछ नहीं, हमारा लोग साइंस क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, जो भी वीडियो, जो भी हम बच्चों को ध्यान में ले जाते हैं, उसका एक छोटा सा क्लिप बना देते हैं, वही क्लिप यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। पूरा बच्चे तो देखते ही हैं, आसपास के लोग जो जानते भी हैं, जब आपका चैनल पे वो खोल के आता है तो लोग इंटरेस्ट लेकर क्लिक कर ही देते हैं कि हमें आज क्या करवाया जाए। तो उससे क्या होता है, लोगों को लगता है नहीं, विद्या मंदिर में कुछ कराया जाए। स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास में बच्चों को ले जा रहा है, कोई टॉपिक लिया, तो स्मार्ट क्लास में कोई टॉपिक लिया, उसकी हल्की सी एक क्लिप बनाई, उसको अपलोड कर दिया, तो लोग जान जाते हैं कि स्मार्ट क्लास भी है यहाँ पर, उसका भी काम अच्छे से। जो भी आपके पॉजिटिव हैं, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, उन्हें समाज में लाना है आगे। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं चलो क्या करना है, हमारी तो कट गई, 3 साल बचे, 2 साल बचे, है ना? तो एक ये भी साइकोलॉजी हमने सुनी है, भैया 8 दिन तक की हमें सैलरी मिलती है, आपकी तो कट गई, जो बच्चा आपसे उन 2 सालों में पढ़ने के लिए आया, आप तो 2 साल काट रहे हो अपने, जिन 2 सालों में वो बच्चा फंस जाएगा उसका क्या दोष है? वो तो आपसे सीखने के लिए आया है। उन 2 सालों में 2 बैच, जहाँ जहाँ ऐसे लोगों की क्लास होगी, वहाँ का बच्चा तो आपकी कुछ अच्छी इमेज नहीं बनाएगा, हमारे कुछ अच्छी इमेज नहीं बनाएगा। जहाँ उसने काम किया है, जिनके आपके बच्चे पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं, अच्छी जॉब में पहुँचे हैं, तो उसके प्रति हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और बच्चों के प्रति, सामने वाला बच्चा, कभी कोई क्लास के अलावा भी बच्चा कह देता है सर आज हमें 1 घंटा चाहिए, आप संडे में आएंगे, कुछ हम लोग ये नहीं कहते कि बेटा हम बिजी हैं। हाँ, बिजी हो सकते हैं, उसको सेटिस्फाई करना है कि कहते हैं बेटा आज हम बिजी हैं, 12 बजे तक बिजी हैं, 4 बजे आता है। स्कूल के बाद 1 घंटे रुकना होता है, हमने कह के रखा है पूरे स्कूल में, किसी को अगर हमारे 1 घंटे में जरूरत हो, आप बेझिझक स्कूल के बाद रुकें और आप जो चाहें, आप कोई प्रयोग चाहिए, आपको कोई टॉपिक पूछना है, आप बेझिझक पूछें। बच्चों को सेटिस्फाई करना हम लोगों का कर्तव्य है। तभी बच्चा लंबे समय तक हम लोगों से जुड़ा रहता है। जब आप
हार्ट टू हार्ट यदि बच्चे से जुड़ जाते हैं तो हमको पता चला छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक आप चाहे इतना मारें, चाहे इतना उन्हें डांटे, कभी कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जानता है कि सर सपोर्ट भी बहुत करते हैं जब जरूरत होती है। तो अंदर से उसको सपोर्ट करना है। और जब बच्चा आप जान जाता है कि सर कभी पक्षपात नहीं करते हैं, सर हमेशा ध्यान रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सब ने पिटाई लगाई तो हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब बातें जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके कक्षा शिक्षण को और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। हम केवल सोचे कि इन बातों से कक्षा शिक्षण का क्या लेना देना, इन सारी बातों से कक्षा शिक्षण प्रभावित होता है। अगर बच्चे की धारणा आपके प्रति अच्छी नहीं है, आपकी क्लास में डिसिप्लिन बनेगा ही, आप मारेंगे रिएक्शन होगा, बच्चा पलटेगा, हाथ दिखाएगा, शिकायत करेगा अपने गार्जियन से, प्रिंसिपल को शिकायत करेगा, उसको जहां जहां आपकी बुराई का अवसर मिलेगा वहां बुराई करेगा और मेंटली प्रिपेयर होकर आपकी क्लास में नहीं बैठेगा पढ़ने के लिए। और अगर आपके प्रति हमारे प्रति धारणा बच्चों की अच्छी है तो निश्चित तौर पर वो बच्चा पूरे मन से कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, जितना उसका IQ लेवल होगा उस IQ लेवल के हिसाब से। ठीक है, सबका IQ लेवल अलग अलग होता है, कोई 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, कोई एक कर पाता तो वो एक करके आया, तब भी उसकी हमें पेट थपथपानी है, चलो बेटा आज मुझे 1 सुनाया, कोई बात नहीं, कल 2 सुनाया, है ना। तो क्या है, मनोबल बढ़ाते हुए हम लोगों को कोशिश करनी है। हमारी क्लास में 0 वाला भी है और 20 में 20 वाला भी है। शिक्षण ऐसा हम लोगों का हो तो 0 वाला भी सेटिस्फाई रहे, उसको भी ना लगे कि हमारी अनदेखी हो रही है, और 20 वाले को भी ना लगे कि हम क्लास में जाते हैं वही टॉपिक रिपीट हो जाता है। हम लोग बात ही कर रहे हैं क्रियाकलाप आधारित शिक्षा। जो चीजें ओरली समझ में नहीं आती हैं, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, हमने आपको कुछ बताया क्लास में, 50% लोग तो स्पॉट पर ही भूल जाते हैं, 30% लोग अगले 2 दिन बाद भूल जाएंगे, और 20% लोगों में 5-6% लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा, 10% लोगों को याद रहेगा, बाकी सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चे को मटेरियल दिया, हमने आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बच्चे को बताया, हम लोगों ने हमने कहा हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर जानेंगे, आप खूब बता दीजिए कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलेक्स होता है, बायदल, कॉर्ला, दल, एंड्रोशियम की कई स्टेमेन, पुंकेसर जिसको हम लोग बोलते हैं, गायनोशियम की कार्पसल, यानी छोटी क्लास में लिखा रहता है बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। अब उसने सुन लिए, रट लिए, चित्र बना लिए, लेकिन आज तक उसको पता ही नहीं है कि कहाँ बाह्यदल है, कहाँ दल है, कहाँ पुंकेसर है, कहाँ स्त्रीकेसर है। हमारे पास बहुत इजीली फ्लावर अवेलेबल होता है, हम अपनी क्लास में जाते हैं, दिखाते हैं, बच्चे देखो बेटा ये जब तक कुछ खेलता नहीं है इस हरे कलर की पंखुड़ियों में बंद रहता है, ये क्योंकि सबसे बाहर की ओर होता है, सबसे आउटर रिंग में होता है, इसलिए बायदल कहलाता है, ग्रीन कलर का होता है। जब फ्लावर खिल जाता है, जब फ्लावर खिल जाता है, फ्लावर के खिलने पर जो कलर्ड पोर्शन उभर के सामने आता है वो दल होता है, कॉर्ला होता है। कोई भी प्लांट्स हो, मोस्टली सभी प्लांट्स के जो बायदल होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, कवर्ड किए होते हैं दल को। तो जब फ्लावर खिल जाता है तो कलर्ड पोर्शन उभर के बाहर आ जाता है, अट्रैक्टिव पोर्शन कॉर्ला ही होता है, दल होता है। इसके बाद पुंकेसर मेल सेक्स पार्ट होता है, नर जननांग होता है, पुंकेसर होता है, जिसकी स्टेमेन कहते हैं बड़ी क्लासों में एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में फिर स्टेमेन आता है, और गायनोशियम के बहुत सारे स्टेमेन लगे हुए हैं। और इसमें आप नीचे जाओगे तो बच्चों ये ऐसे दिखा दोगे गायनोशियम होती है। इसके बाद हमने दिखा दिया, करके दिखा दिया, 50% लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब यही फ्लावर हम उसके हाथ में दे देंगे और वो खुद करके देखेगा तो फिर वो भूलने वाला नहीं है। कल हम अपने क्लास 8 के बच्चों को लैब में लेके गए और हमने पूछा कि मरकरी कितने लोगों ने देखा है? पारा, एक धातु जो लिक्विड फॉर्म में
पाई जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पर। किसी बच्चे ने नहीं देखा था, हमने मरकरी की डिग्री निकाली, सबको हाथ में पकड़ाई, देखो कितनी वेटेड है। मरकरी की ड्रॉप निकाली, एक बूंद की लिक्विड फॉर्म में आकार बदल रहा था, लिक्विड है लेकिन उसका वेट धातु जैसा ही था। अब वो बच्चे जिंदगी में मरकरी को भूलने वाले नहीं है। यहाँ मेरा हम लोग डेली बात करते हैं, मेरा डेली अपनी इमेज देखते हैं, लेकिन जब बच्चों से वही चीज 10th के बच्चों से आप क्लासरूम में पूछ ले तो दर्पण क्या होता है समझाइए, कितने प्रकार के होते हैं, बच्चा आंसर नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि हमने बताया नहीं कि जो सीधा हम देख रहे घर पे, उसमें जब किसी कांच की ट्रांसपेरेंट प्लेट पर, कांच की ट्रांसपेरेंट प्लेट पर जब एक साइड पॉलिश कर देते हैं रेड ऑक्साइड की, सिल्वर ऑक्साइड की, तो क्या होता है वो एक सतह परावर्तक हो जाती है, प्रकाश की तरफ जाती है, सतह में टकरा के वापस आ जाती है, तो परावर्तित होती है। तो जो मिला पॉलिश के बाद वो कांच की प्लेट दर्पण है। जब आप दिखा देते हैं बच्चा दर्पण नहीं भूलेगा। हम लोग ऐसे चुंबक, हम लोग चुंबक पढ़ाते हैं, हर एक क्लास में चुंबक का चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, चाहे इतनी छोटी क्लास हो सबको पार्ट्स ऑफ फ्लावर नहीं आता है। हम लोग कहते हैं चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब बच्चे को ना कभी ध्रुव पता हो, वो बता दिया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पास में लाते हैं, कल्पना होती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप छोटी सी चुंबक है, आप उसको करके दिखाएं कि बेटा एक एन है, नॉर्थ पोल है, एक एस पोल लिखा, साउथ पोल है, आप देखें नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है। और जब नॉर्थ और साउथ को ले जाते हैं तो आकर्षित करती है। जब एक खुद छोटा बच्चा फिर लेवल का 6-7-8 तक का खुद करके देखेगा तो कभी होता नहीं है। ये क्षण चुंबक होती है, क्षण के आकार की होती है, क्षण चुंबक है। आप देखें आसानी से चिपका रही है। फिर हम पढ़ाते हैं कि क्षण चुंबक के जैसे क्षण चुंबक में जो आकर्षण होता है, जो चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो सिरों पर ही होती है। जैसे जैसे सेंटर की ओर आते हैं चुंबकीय गुण कम हो जाता है। सबको लगता है कैसे ऐसा पॉसिबल है। एंड पॉइंट पर तो चिपका के बीच में आप देखेंगे, आप उसको करके दिखाएंगे, खुद करने के लिए कहेंगे। ये देखिए आप चुंबकीय पदार्थ डले हुए हैं, आयरन लोहा, इससे आप ले जाते हो तो यहाँ आकर्षण बल क्या है, बिल्कुल चुंबकीय बल शून्य है, कोई चुंबकीय बल काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप यही एंड पार्ट रखते हो तो वो क्या करती है, चुंबकीय चीजों को जो होती है उन्हें आकर्षित करती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब आप क्लास में जाएं, आप एक बार चैप्टर पे नजर डालें, चैप्टर में देख लें कि कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है। कहीं कहीं बहुत क्रियाकलाप हैं, कहीं स्प्रिट लैंप आ जाती है, तो हमें स्प्रिट लैंप कभी छोटी के मार्केट में मिल जाती है। हो सकता सभी के पास लैब ना हो, ठीक है, तो छोटी किट मार्केट में मिल जाती है, उसमें लगभग सभी प्रकार का सामान अवेलेबल होता है। स्प्रिट लैंप दिखा सकते हैं क्या होती है, फनल दिखा सकते हैं, स्प्रिट भर के जला के दिखा सकते हैं, बीकर दिखा सकते हैं। अच्छा सुनता है कि हम लोग क्रियाकलाप बेस्ड शिक्षण में देते, हम लोग एक परखनली देते हैं, उसको परखनली होल्डर से पकड़ लेते ना, बच्चे तो परखनली उसमें कभी नहीं दिए ना होल्डर कभी देखा है। तो अगर आप दिखाते हो कि बेटा परखनली है, इसमें शार्प लिया जाता है, केमिकल्स लिया जाता है और एक्सपेरिमेंट ये होल्डर हो, तो जब इसको गर्म करते हैं तो हमारा हाथ जले ना, इसलिए उसको होल्डर पे फंसा के पकड़ते हैं ताकि पीछे लकड़ी का हत्था लगा होता है, और जब इसको गर्म करते हैं स्प्रिट लैंप से तो हमारा हाथ नहीं जलता है। छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग अम्ल क्षार की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं अम्ल और क्षार, तो लिटमस पेपर की बात करते हैं कि लिटमस पेपर अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब हम वहां से लाए, हमें नहीं मालूम कि किसमें अम्ल है किसमें क्षार है, तो नंबरिंग तो नहीं डाली है, बस हमें ये मालूम है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है। तो हम एक एक करके टेस्ट करें, इसमें डाल के देखें कि है क्या। तो जब डाला
क्रिया कराई, कोई किंग नहीं आया, तो इसका मतलब ये नीले को लाल इसने नहीं किया, इसका मतलब एसिड नहीं है। अब इसमें इसी को डाल के देखते हैं, इसमें डाल के देखते हैं, लाल हो गया। कैसा हो गया? लिटमस पेपर लाल हो गया। यानी हम बच्चे को दिखा सकते हैं, बहुत महंगे आइटम नहीं है और बहुत सारी चीजें तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है। सिंपल सा परीक्षण है, बच्चा 10th लेवल तक 12th लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल क्रिया अगर नीले लिटमस से कराए तो कौन सा रंग देता है, तो वो तुरंत कह देगा लाल रंग देता है। कुछ हम ट्रिक पेज नहीं बना सकते, अपने मन से हम लोग ट्रिक बना सकते हैं। जैसे हम भी कभी मान लीजिए भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो गया हमें कि अम्ल नीले को लाल करता है कि लाल को नीला करता है, अब कंफ्यूजन हो गया, अब क्या करें? तो कुछ ट्रिक होती है। मान लीजिए हमने ट्रिक बनाई हुई है, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल करता है, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है। जब अम्ल ने नीले को लाल कर दिया तो बचा कौन? वो तो लाल को नीला करेगा ही। क्लियर? एक को पकड़ लिया, एक को पकड़ लिया, जब एक को पकड़ लिया तो दूसरे का रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाता है। इससे बच्चे क्या होते हैं, रुचि लेते हैं। अभी क्षार है, निश्चित तौर पे क्षार है, और क्षार जो होता है वो कैसा होता है? हम उसको लाल लिटमस को नीला करता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला करता है। हम लोग पढ़ाते हैं कि क्षार से साबुन बनाया जाता है। क्षार जो होते हैं साबुन की तरह चिकने होते हैं। कभी एक टेस्ट में ले जाके थोड़ा थोड़ा क्षार बच्चों से करें, देखें आप चिकनाहट फील करें, साबुन वाली चिकनाहट आए। तो बहुत सारी सामान्य सी बातें हैं, ठीक है, जो हम लोग आसानी से पढ़ते हैं। इसके जैसे अगर हम लोग और बात करें, बहुत सारा मटेरियल है, आवश्यकता अनुसार बच्चों को दिखाते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ब्रश है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर है। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग वेपोराइजेशन पढ़ा रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलता है। कभी गर्म करके थर्मामीटर डाल के आप दिखा दें, थर्मामीटर में कैसे टेम्परेचर बढ़ता है। बच्चों का टेम्परेचर देख लें कि नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आई चेक करें 37 डिग्री सेल्सियस होता है या नहीं होता है। तो कुछ बेसिक चीज़ों से बच्चे क्या होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और सीखते हैं। जैसे अनिल का एक ट्रिक हमने देखा, तो एक ट्रिक अभी हमने बनाई हुई है सक्रियता श्रेणी की, 10 to 12 एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलती है केमिस्ट्री में, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें सारे एलिमेंट्स को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा है। याद ही नहीं होती थी, न सर को याद होती थी, न बच्चों को आसानी से याद होती थी। तो फिर एक दिन हम 4 घंटे के लिए रिलैक्स बैठे, फिर हमने एक उसको ट्रिक बनाई कि लिथियम के बेशक जिनका नाम आलोक है, लिथियम के बेशक जिनका नाम आलोक है, ने कहा, आलोक ने कहा, सेंटेंस बनाने के लिए कहा, मन जिनका लिथियम के बेशक जिनका नाम आलोक है, ने कहा, मन जन कर फिर सीढ़ी को निकाल कर सुन। ऐसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, एक बार उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप यूट्यूब पे देख लेंगे ना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस एलिमेंट्स के लिए क्या वर्ड यूज किया गया। तो लिथियम के बेशक जिनका नाम आलोक है, ने कहा, मन जल कर फिर सीढ़ी को निकाल कर सुन। फिर ऐसे आगे भी सेंटेंस है कि पाव भाजी के लिए कद्दू हींग जल का पता करो आज। तो पूरा एक पॉइंट में बच्चों को गाना के टाइप का याद हो गया, और जो कभी याद नहीं होती थी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार उसने पढ़ी, एक बार लिख के देखी और याद हो गई, और 4 नंबर का पक्का 100% आता ही है। किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो आता है।
ये कहीं मिलेगी नहीं। ये अपने दिमाग की सोच है, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार हम अपने आप को कैसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे आज हम बच्चों को ब्रेन पढ़ा रहे थे, जब हम ह्यूमन ब्रेन पढ़ा रहे थे तो मान लीजिए थोड़ा सा लंबी डायग्राम समझाने के लिए हमने ब्रेन बनाया। एक न्यूरल कैनाल है, इसका अपर पार्ट ब्रेन कहलाता है, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में ब्रेन कहते हैं। ब्रेन क्रेनियम, ये जो हड्डी होती है बॉक्स है, कपाल इसको कहते हैं, उसके कैविटी में सुरक्षित होता है। ये आपने क्रेनियम बना दी, एक क्रेनियम है, होली बॉक्स हड्डियों का बॉक्स है, इसको कहते हैं क्रेनियम। ये आपने क्रेनियम बनाया। अब 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, इसको और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके ऊपर 3 झिल्ली पाई जाती है, जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। सबसे एक बाहर की ओर झिल्ली, एक मध्य में झिल्ली और एक बिल्कुल ब्रेन के ऊपर मड़ी होती है, एकदम ब्रेन के ऊपर लैमिनेटेड होती है। तो जब बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग तो कहते हैं कि भैया जैसे देश के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव पोर्शन है, सेंसिटिव पार्ट है और उपयोगी। अगर ब्रेन ही खराब हो जाता है व्यक्ति की कैसी दुर्दशा होती है सब जानते हैं। तो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो इम्पोर्टेंट पर्सन होगा उसकी सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको भी Z+ श्रेणी की सुरक्षा भगवान ने प्रदान की है। सबसे बाहर बॉडी बॉक्स में सुरक्षित किया गया। इसके अलावा उसको 3 लेयर सुरक्षा और प्रदान की गई। आपको कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज करनी पड़ेगी कि बच्चे ऑटोमेटिक आपकी बातें सुने। तो अब जैसे ये जो लेयर है इनके नाम है क्रमशः, एग्जाम में आता है बाहर से अंदर की ओर क्रम से लिखिए। तो ड्यूरामेटर सबसे जो ऊपर की होती है ड्यूरामेटर, दृढ़ तानिका हिंदी में कहते हैं। बीच वाली जो होती है उसको इरेक्टोइड कहा जाता है, इरेक्टोइड कहा जाता है। जो बिल्कुल लैमिनेटेड होती है उसको पायामेटर कहते हैं, मृदु तानिका कहते हैं। डायग्राम बेस्ड अगर मटेरियल है तो आप 100% डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करेंगे, बच्चा इंटरेस्ट लेगा। अब क्वेश्चन आता है हमेशा कि ब्रेन के ऊपर कौन कौन सी मेनिंजेस पाई जाती हैं, बाहर से अंदर की ओर क्रम से लिखिए। तो होता क्या है कि हमें याद तो है कि ब्रेन के ऊपर ड्यूरामेटर पाई जाती है, ब्रेन के ऊपर इरेक्टोइड पाई जाती है, पायामेटर, लेकिन हम भूल जाते हैं, सीक्वेंस भूल जाते हैं। हमें ये तो पता है कि 3 लेयर पाई जाती ब्रेन के ऊपर, एक ड्यूरा थी, एक इरेक्टोइड थी, एक पायामेटर थी। बच्चा कहता सबने पढ़ाया था लेकिन अब कंफ्यूजन है कि कौन सी बाहर थी कौन सी अंदर। तो हमने तुरंत क्या उपाय है, तो हमने तुरंत दिमाग लगाया था डी से दूर पी से पास, डी से दूर पी से पास। डी वाली जो है वो ब्रेन से दूर है, पी वाली पास में है और जो बची वो एक दूर हो गई, एक पास में हो गई, बीच में बची। तो क्या फिर बच्चा क्लियर हटा, डी से दूर, डी वाली दूर है, ड्यूरामेटर दूर होती है, ब्रेन से दूर होती है, पायामेटर ब्रेन के पास में होती है, इरेक्टोइड बचा वो मध्य में। सीक्वेंस पता चल गया। अब एग्जाम में चाहे बाहर से अंदर की ओर पूछा जाए चाहे अंदर से बाहर। यही 2 प्रकार के एसिड हमारे पास है। हम लोग कहते हैं 2 अम्लराज बनाते हैं, अम्लराज। तो हमें मालूम होता है कि ताजा कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तो मालूम है कि ताजा बना विलयन कंसंट्रेट HCl का, कंसंट्रेट HNO3 का ताजा अगर विलयन बना देते हैं तो अम्लराज बनता है, एक पर एक बनता है, जिसका उपयोग सोने चांदी को बनाने में करते हैं। तो उसका अनुपात भी पता है, 1 तो 3 अनुपात में होता है, 1:3 का अनुपात होता है।
अब भूल जाते हैं कि एक कौन है और तीन कौन, कंफ्यूजन है। हम लोग भी डबल माइंडेड हो जाते हैं कभी कभी क्लास में, आती हुई स्पेलिंग में भी कहते हैं चलिए पर चेक करना बच्चे से सही लिखी कि नहीं लिखी, कहीं हमें डाउट हो रहा, हमने पाया मेटल की लिखी MATTER है कि TR है, पर बेटा चेक करो। अगर हम खुद कह लेते हैं तो उसमें हमारी इज्जत नहीं घटती है, गलत पढ़ा देंगे तो बच्चा कहेगा कल जाएगी सर को देखो। अगर हम कंफ्यूज हैं तो वही बच्चे के कहते पर देखना तो डबल की भी सही गलती कंफ्यूजन होगा, बात वहीं खत्म हो जाएगी, वो देख के बता देगा कि सब डबल नहीं हुई है। और ना करें, घुमाए ना, जिसको शुद्ध भाषा में कहें, लोग घुमा देते हैं, बच्चा कुछ नहीं आया फिर अटेंड आंसर नहीं आया, बोल आंसर दे दिया। सोशल मीडिया का जमाना है, जब बच्चे जाके घर पे वो सेटिस्फाई नहीं होता है, आंसर देख लेता है तो उसकी धारणा खराब होता है। हमारे साथ अगर कभी ऐसा मौका आता कह देते बेटा अभी क्लियर नहीं है, कल देख के बताएंगे। एक भी मिनट में इस बात को संकोच करने में, कभी हम संकोच नहीं करते बात कहने में। अगर कोई पॉइंट इंटरमीडिएट तक का कोई बच्चा आया, उसने कभी पूछा, इनके अगर वो पॉइंट हमारा क्लियर नहीं है, 1 मिनट में कह देते बेटा कल क्लियर करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल आप वो हमेशा सेटिस्फाइड है। तो यहाँ अब कैसे याद रखें, ट्रिक कैसे बन जाती है, तो भैया जिसमें 3 है उसको 1 भाग लेना है, और जिसमें 1 है उसको 3 भाग लेना है, हो गया। जिसको 3 एक का 3 भाग है, 1 का 1 भाग है, तो जिसमें आपको 3 दिखाई दे रहा उसको 1 भाग लेना है, 1 भाग HNO3 ले लेंगे, यानी 1 भाग कंसंट्रेट HNO3 ले लेंगे और 3 भाग कंसंट्रेट HCl ले लेंगे। क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे, एक्वारेजिया बन जाएगा। तो यह हमें बताने का उद्देश्य रेशियो है, एग्जाम में रेशियो पूछा जाता है, एक्वारेजिया पूछा जाएगा, उसमें बच्चे अगर देखता है कि 3 भाग कंसंट्रेट HCl और 1 भाग कंसंट्रेट सांद्र HNO3 का बना हुआ ताजा विलयन एक्वारेजिया कहलाता है, अम्लज कहलाता है। इससे बच्चा नहीं भूलता है और हम लोग भी जब कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है उस समय ये हमें भी सुरक्षित करता है और आसानी से हम लोग बच्चे के आंसर दे पाते हैं। टर्मिनोलॉजी जैसे हम कैसे पढ़ाते हैं, हम कभी क्वेश्चन को याद नहीं करते हैं। जैसे लिखा हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। हर एक छोटी से छोटी स्टैंडर्ड की क्लास में वर्ड मिलेगा। अब तो बहुत हमें बोर्ड की किताब देखी है साइंस की अपने यहाँ की, उनमें सारी टर्मिनोलॉजी है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स आ गया, बच्चे को रटाया जा रहा कभी रटेगा नहीं, लेकिन आपने एक बार बता दिया बेटा इनकम्प्लीट कैरियोटिक, कैरियोटिक ग्रीक वर्ड कैरियोन से लिया गया जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियर केंद्र, और सेल्स का अर्थ होता है ये कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जिसका केंद्र इनकम्प्लीट होता है, तो कहलाती है।